तो आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी। हमारे पास मेडिकल के हर डिसिप्लिन के अंदर जो है वो ये कॉन्सेप्ट लाद में दिया जाता है और फार्माकोलॉजी बाकायदा पूरा सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है जनरल, और पहले चैप्टर में जो हमें फार्मा की बुक है उसमें क्या समझाया जाता है वो हम आज इसकी स्लाइड्स में जो है कवर कर लेंगे। फार्माकोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से निकला है, फार्माकॉन विच मीन्स ड्रग्स, लोगोस मीन्स स्टडी, तो हम उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं कि एज इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में जाकर हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर हमें रिजल्ट्स देता है। और सिंपल टर्म्स में कहें तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें ड्रग्स के सारे एस्पेक्ट्स स्टडी करने होते हैं कि ड्रग के इफेक्ट्स बॉडी पे क्या हो रहे हैं और बॉडी उस ड्रग के साथ कैसा रिएक्ट कर रही है। ड्रग का मतलब होता है फ्रेंच में ड्रॉग्यू और इंग्लिश में ड्राई हर्ब। ठीक है, तो मेट्रीमेडिका में हम ये पढ़ते हैं, मेट्रीमेडिका बेसिकली होम्योपैथी में यूज़ होती है क्योंकि वो सिखाते हैं आपको ड्रग कैसे बनाना है। तो हम ये पढ़ते हैं कि भाई ड्राई हर्ब्स हैं और इन ड्राई हर्ब्स को जहाँ पर आपने टॉपिकली यूज़ करना है वैसे इस्तेमाल कर लें, जहाँ पर आपने इसको बॉडी में इंजेक्ट करना है फिर इंजेक्ट कर दें, अगर पीना है पी लें, आँखों में डालना है डाल लें, कानों में डालना है वैसे लगा लें। तो इसको हम ड्राई हर्ब को ड्राई करके इसलिए रखते हैं ताकि लंबे अरसे तक चल सके। तो वहीं से हमने वर्ड लिया है ड्रग, अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। वो केमिकल सब्सटेंस जो हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। आप बोलेंगे डायग्नोसिस के लिए कैसे? कुछ डिजीज़ ऐसी होती है ना जो हमें समझ में नहीं आ रही होती, फिर हमें एक सर्टेन मेडिसिन देती है और हम ये देखते हैं कि इस मेडिसिन के जो रिवर्स में ये जो बॉडी है हमारे पास क्या जो है वो रिएक्ट करती है। फिर वो जो रिएक्शन आता है उस ड्रग के रिजल्ट में हम उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको ये जो है वो डिजीज़ हो सकती है। तो ड्रग जो है वो इसलिए भी इस्तेमाल होता है, डायग्नोसिस के लिए भी, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए तो होता ही है। अब इसकी जो है कुछ टाइप्स दी हुई हैं जो हमारी फिजियोलॉजिकल स्टेट को अल्टर कर सकती हैं, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए, जनरल एनेस्थेटिक्स हो गए, वैक्सीन हो गई। अकॉर्डिंग टू WHO यही कहते हैं यहाँ पे, any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological system or pathological state of the benefit of the recipient। WHO ये कहता है कि ड्रग क्या होता है, हर वो सब्जेक्ट जो आपकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर दे और आपकी पैथोलॉजिकल स्टेट को आपके लिए इस तरह कर दे कि वो आपको बेनिफिट दे दे, मुनाफा दे, फ़ायदा दे, उसको हम कहते हैं कि भाई ये ड्रग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO ये है इसकी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो है बहुत सारी हुई हुई हैं, हमें यहाँ पे एक दो तरीके की पढ़नी है तो हम यहाँ पे उनको जो है वो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ड्रग जो है वो साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से भी होती है कि भाई जहाँ पर बॉडी ने मेडिसिन ने इफेक्ट करना है उसके हिसाब से भी क्लासीफाई करते हैं हम। और दूसरी जो है केमिकल स्ट्रक्चर पे बेस करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स पे, थेरेपेटिक यूजेस पे, एनाटमिकल पे, और जो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो ATC करते हैं और थेरेपेटिक करते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ड्रग कौन कौन सी हैं? प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, लाइक जिस तरह दही बनती है, पेंसिलिन बनता है, हम केमिकल से लेते हैं और रिकॉम्बिनेंट DNA से भी लेते हैं, ये टेक्नोलॉजी से। प्लांट्स के साथ हमारे पास बहुत सारी सोर्सेज आती हैं, मेजॉरिटी हमारे पास जो है प्लांट से बन रही होती है। वो डिजीज़ जिनका हमें वैक्सीन वगैरह ईजाद करनी होती है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल से लेते हैं, बाकी जो मेडिसिन है हमारे पास प्लांट से बन जाती हैं। अब इसकी जो है वो 6 टाइप्स उन्होंने दी गई हैं, एल्कलॉइड्स, ऑयल्स, गम्स, ग्लाइकोसाइड्स, रेजन्स एंड टेनिन्स। अल्कोलाइड्स में आपके पास जो है वो एट्रोपिन आ जाती है, बेलाडोना इट्स ऑल्सो अ पेन किलर। अगर आपको बुखार और दर्द हो गया है और 24 घंटे पहले ये जो है पेन और दर्द स्टार्ट हुआ था तो आप बेलाडोना देते हैं। होम्योपैथी में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मॉर्फिन इज़ अ फॉर्म ऑफ अल्कोलॉइड। ठीक है, ऑयल, असेंशियल ऑयल, वोल्टाइल ऑयल, लीव एंड फ्लावर, फ्लैक्सीड ऑयल, फिक्स्ड ऑयल सीड्स, मिनरल ऑयल, लिक्विड पैराफिन। गम्स में हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आते हैं, केसिया वगैरह। ग्लाइकोसोइड्स में हमारे पास आते हैं डाइगोक्सिन, डिगेटिलिस प्रिपेरा। रेजन्स में हमारे पास टोलोब्लासम आता है, कफ मिक्स सिरप में इस्तेमाल होता है, और टेनिस में हमारे पास कैटिको आता है। ठीक है, एनिमल सोर्सेज में हमारे पास जो है वो 4 बेसिक चीज़ें हैं और इन सबको इस्तेमाल करना बहुत बहुत मुश्किल है, यानी अच्छी खासी सुपरविजन होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो MBBS की जो डिग्री होती है, DPT की जो डिग्री होती है, BDS की जो डिग्री होती है, उसमें इस चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ाया जाता है क्योंकि इनके जो इफेक्ट्स भी होते हैं वो बहुत एडवर्स होते हैं अगर आपने सही जगह रेकमेंड नहीं किया, सही पेशेंट को रेकमेंड नहीं किया। क्योंकि अब आप इसका नाम पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। एनिमल सोर्सेज में बस हार्मोन्स आ जाते हैं, वैक्सीन आ जाते हैं, सेरा आ जाते हैं, और मतलब सेरा यानी सेरम्स आ जाते हैं, और वाइटामिन आ जाते हैं। अगर आपने जिसको उस हार्मोन की ज़रूरत नहीं थी या एक्सेसिव दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को और ऑर्गन्स को अल्टर करने की ताकत रखते हैं। सेम गोज़ फॉर वैक्सीन, सेम गोज़ फॉर सेरा, सेम गोज़ फॉर वाइटामिन। ठीक है, तो हमारे पास हार्मोन्स में कौन से आते हैं? इंसुलिन आती है पोर्क और बीफ की। वैक्सीन में हमारे पास पोलियो और एंटी रेबीज़ आती हैं जो कि अब मजीद जो है वो इसकी जो ब्रांचेज है बढ़ चुकी हैं। सेरा में हमारे पास जो है वो एंटी टेटनस सीरम्स आते हैं। वाइटामिन में हमारे पास विटामिन B12 फ्रॉम लिवर एक्सट्रैक्ट जो वो आता है फ्रॉम एनिमल।
ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, केमिकल से हम सिंथेटिक ड्रग्स बनाते हैं, और कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से हम जो है ह्यूमन इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, गोनाडोट्रोपिन और एरिथ्रोपोएटिन बनाते हैं। हर वो चीज़ जो हम जो है वो क्या कहना चाहिए केमिकली नहीं बना पाते, वो फिर हम ये कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से लेते हैं। हर वो काम जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं करते, फिर वो हम केमिकल से लेते हैं। और हर वो काम जो हम एनिमल से लेकर नहीं कर सकते, फिर हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर कर रहे होते हैं। ये वाला है जो नोमेनक्लेचर जो है वो ड्रग्स का, वो 3 पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। एक तो वो होता है जो कंपनीज ने दे दिया है, उस कंपनी के नाम भी वो मेडिसिन जो है फेमस हो गई है, उसी पे चलती है। एक होता है जो इंटरनेशनली हमें दिया गया, और एक जो है केमिकल के नाम पे होता है। जो केमिकल के नाम पे होता है हम उसको जेनरिक बोलते हैं, और उसी के अंदर जो है आपका प्रोप्रिएटरी भी आ जाता है। अब मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ उसके तीनों के जो डिफरेंट कैटेगरीज में क्या है। केमिकल है आपके पास, एक नॉन प्रोप्रिएटरी, एक प्रोप्रिएटरी है। नॉन प्रोप्रिएटरी की मजीद उन्होंने 3 टाइप्स दिखाई है, जेनरिक नेम, अप्रूव नेम, ऑफिशियल नेम। ये तीनों नॉन प्रोप्रिएटरी हैं। प्रोप्रिएटरी में ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और कमर्शियल नेम होता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे केमिकल जो आपके पास जो है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एसिटामिनोफेन है, एसिटामिनोबेंजीन पेनिसिलिन है। और नॉन अप्रोप्रिएटरी में आपके पास एस्पिरिन, पैरासिटामोल, एम्पिसिलिन और ओके एम्पिसिलिन है। और प्रोप्रिएटरी में आपके पास डिस्प्रिन, क्रोसिन, कैल्पोल, मेटासिन, रोजोसिलिन है। नॉन अप्रोप्रिएट नेम कौन से होते हैं? जो आपको यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम्स होते हैं, जो आपको इंटरनेशनली दिए गए होते हैं। यानी आप यहाँ से पढ़ के आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाएँ, ये जो ड्रग्स के नाम है वो सेम ही रहेंगे। आप लिख कर दे देंगे तो कोई भी स्टोर वाला उनको दे देगा, कोई भी ड्रग डीलर उनको दे देगा। इसके फ़ायदे तो ये हैं कि भाई सिमिलर सफिक्स होते हैं, इकोनॉमिकल अच्छा होता है, यानी कि सस्ता होता है, यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट से अच्छा होता है कि भाई अगर इस ब्रांड का लेना है तो जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, लाइक जो कैंसर की मेडिसिन होती हैं, अगर आप वो जेनरिक खरीदेंगे तो 1500-1600 रुपये का एक डब्बा आ जाता है, और जब आप ब्रांड का खरीदते हैं तो 45,000 तक उसकी कॉस्ट चली जाती है। तो ये जो नॉन अप्रोप्रिएट नेम होते हैं, ये जो है वो आपको इंटरनेशनल काम करने में मदद करते हैं, और आपकी पेशेंट लाइन में बहुत अच्छे होते हैं। तो यूजुअली इनके पास सिमिलर सफिक्स होता है, इंटरनेशनल इनके पास एक्सेप्टेंस होती है, और ब्रांड और जो है सस्ते भी होते हैं। डिसएडवांटेज इनका ये है कि ये एक लिमिटेड कॉम्बिनेशन में हमारे पास है, यानी नया कॉम्बिनेशन अगर चाहिए, नई कोई चीज़ ईजाद हो रही है, तो फिर वो हमें जो है वो नॉन प्रोप्रिएटरी में जो है वो नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें जो है दूसरी फील्ड जो है देखनी पड़ेगी, दूसरा डिपार्टमेंट जो है देखना पड़ेगा। तो इसकी जो नेमिंग ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, फिक्स डोसेस के बने हुए हैं, उसकी कॉम्बिनेशन जो है उसकी बनी हुई है पहले से, तो हम जो है वो मजीद उसकी जो लिमिट है ना उससे आगे नहीं जा सकते, बस ये बात है। प्रोप्रिएटरी क्या होते हैं? ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो है नेम दे दिए होते हैं। जैसे ग्लूटाथियोन तो जो है वो एक जो मटेरियल है उसका नाम है, जो प्रोडक्ट है, ड्रग है, उसका नाम है, ठीक है। अब वो जिस कंपनी ने उसको यूज़ किया, और किसी ने ग्लूटा वाई, ग्लूटा मिक्स, ग्लूटा जे ये वो रख दिया, तो जो प्रोप्रिएटरी नेम होते हैं वो कंपनी के गिवन नेम्स होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो देती हैं कमर्शली उसको चलाने के लिए, उसको फेमस करने के लिए। एडवांटेजेस क्या हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ और फार्माकाइनेटिक्स और एफिशिएंसी डज नॉट चेंज द सेम ब्रांड। Single brand name of a medicine with multiple ingredients, bioavailability remains same where a patient is maintained on a particular brand. अच्छा, ब्रांड का नाम रखने से क्या होता है कि भाई वो एक ब्रांड फेमस हो जाता है तो वो कहीं से भी जो है वो अवेलेबल होता है, तो पेशेंट्स को जो है इजीली अवेल कर सकता है। और एक ब्रांड है उसके नाम से जो है वो चीज़ चल रही है, तो वो पेशेंट के लिए ईजी होता है कि वो उस पर्टिकुलर ब्रांड को जो है वो कंटिन्यू कर ले। सिंगल ब्रांड नेम फॉर अ मेडिसिन विद मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स, एक ब्रांड नेम आपने डाल दिया भाई ये इस कंपनी का, जैसे हम किसी भी फेमस कंपनी की कोई मेडिसिन अगर याद हो कि हम कफ सिरप ले लेते हैं बेनाड्रिल का, सही, हमने सिर्फ बेनाड्रिल बोला और हमने वो सिरप ले लिया कफ का, हालांकि उसके अंदर जो है वो अगर हम नॉन अप्रोप्रिएटरी पे जाते हैं तो हमारे पास उसमें क्या होता है कि 2-3 जो मेडिसिन उसके अंदर होती है ना, उसका नाम उसके नेम के अंदर साथ में आ रहा होता है, शॉर्ट कर करके लिख देते हैं वो, और जो उसका नाम उसमें जो आ रहा होता है, जैसे एक मेडिसिन थी प्रेमरीन, ठीक है, प्रेमरीन मेडिसिन थी, तो उसमें जो पूरा जो जानवर का जो नाम था ना वो आ रहा था प्रीमरीन। आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है। इसमें ये एडवांटेज है कि आप एक ब्रांड नेम के अंदर 4-5 मेडिसिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप जो वो देख सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। सेम ब्रांड नेम के साथ जो आपका जो क्लाइंट है वो आपका बस ब्रांड नेम चल रहा है, तो जो भी मेडिसिन आ रही है सेम ब्रांड नेम के साथ जो है वो आप उसको चलाए जा रहे हैं, तो आपका ज़रा फ़ायदा हो जाता है। लाइक जैसे जो हमारे पास नई एक कंपनी पाकिस्तान में मैक्सीटेक है, और 2-3 और फेमस हैं, तो इनका जो है वो नाम चलता है मैक्सीटेक का, अच्छा ये भी दे दो ये भी दे दो, तो मैक्सीटेक का अगर डॉक्टर ने क्रीम लिख के दिया है तो उसी का सोप ले लेंगे और उसी का स्क्रब ले लेंगे, 2-4 चीज़ें ऐसे। तो इससे जो है ये फ़ायदा होता है कि जो आपका इकोनॉमिकल जो मतलब जो पैसा है वो अच्छा आ जाता है ब्रांड नेम के अंदर,
एक दफ़ा ब्रांड फेमस हो गया, उसके बाद जो है वो जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी आप मेडिसिन सेल कर रहे हैं, तो वो अपने पीक पर जाकर सेल होती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो बहुत महंगी होती हैं। दूसरा ये कि मल्टीपल ब्रांड बन जाते हैं एक ही मेडिसिन के लिए, यानी वही जो मैंने बात की, जैसे डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, और पता नहीं 8-10 ब्रांड और बने हुए हैं। जैसे बाम है तो उसके लिए विक्स भी बनी हुई है, उसके लिए हमारे पास एक और भी है, एक मरहबा भी है। मतलब 8-10 किस्म की कंपनीज़ ने जो है एक किस्म की बाम को लॉन्च किया हुआ है, तो क्योंकि उसका नाम जो है बाम पड़ गया है, तो हम कहते हैं बाम दे दो, वो किसी भी कंपनी को उठाकर हमको दे देते हैं। तो मल्टीपल ब्रांड्स के जो है सेम नेम होते हैं मेडिसिन के, तो ये थोड़ा सा नुकसानदेह चीज़ है। अब एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स विद मोर देन और ऑन जेनरिक नेम, जेनरिक नेम से जेनरिक नेम या उससे ज़्यादा के जो ड्रग्स हैं हमारे पास के जो जेनरिक नेम पे हैं अपने, लाइक अगर आप ये लिख कर दे दोगे तो ये नाम जो है वो जिस भी मेडिसिन में आ रहे होंगे, अगर उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास या उस ड्रग मैनेजमेंट के पास अगर वो नहीं भी हुआ आपका ब्रांड नेम, तो वो समझ जाएंगे कि भाई ये वाली मेडिसिन उन्होंने मांगी। या फिर अगर आप ये लिख कर दे दोगे तो उनके पास उस मेडिसिन की जो भी ब्रांड पड़ा होगा वो निकाल कर दे देंगे, तो आपका पेशेंट जो सेटिस्फाइड होकर जो चला जाएगा। तो कौन कौन से इसमें एसिटामिनोफेन है, पैरासीटामोल है, एड्रेनलिन है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन है, फ्रूसिमाइड है, फ्रूसोमाइड है, ओएस्ट्रोजीन है, स्ट्रेप्टोजोटिकोन है। अब ये देखो, कहीं पे आधे आधे नाम चेंज हैं, कहीं पे पूरे पूरे नाम चेंज हैं। मतलब ओ और ई का फ़र्क है, या फिर एंड में जो है वो थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम मेरे हिसाब से जो है बीइंग मेडिकल एस्पिरेंट, हमें जेनरिक मेडिसिन ही लिखनी चाहिए, क्योंकि हमें पेशेंट का भला सोचना है, कंपनी से हमें 2-4% लेके क्या करनी है, ठीक है। और इससे ये होता है कि हमारी मेमोरी भी अच्छी रहती है, जो हम पीछे से सारा जो डेटा पढ़ के आए होते हैं फार्माकोलॉजी का, वो हमारे दिमाग में रह जाता है। अगर जब हम ब्रांड्स लिखना शुरू करते हैं ना, तो ये जो हमारे पास डेटा होता है ना, ये सारे जो हमने इतना पढ़ा होता है वो सारा चला जाता है, क्योंकि फिर हम ब्रांड्स लिखने में पूरे हो जाते हैं, और फिर हम इंटरनेशनली जो है वो काम करने के काबिल नहीं रहते, फिर हमें दोबारा से सारी रिविजन करनी पड़ती है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स विद कन्फ्यूजिंग नेम, कुछ कैटेगरीज ऐसी भी होती हैं जिसमें ना वो एंड का नेम सेम कर देते हैं, बाकी अंदर मेडिसिन डिफरेंट होती है। अब होना तो ये चाहिए कि भाई जिनका एंड का नेम सेम है ना, उन सब का जो कैटेगरी है वो एक ही हो, यानी गले की जो जितनी मेडिसिन है उनका जो है वो एक ही हो। जिसलिए हमारे पास एक होती है ओमिप्राजोल और एल्प्राजोलम, ठीक है। अब वो दोनों में जोल आ रहा है, तो एक नींद की टैबलेट है एल्प्राजोल, और दूसरी जो है वो हमारे पास मैदे की टैबलेट है। अब जो लेने वाला है मेडिसिन लेने वाला और जो देने वाला, अगर उनमें से दोनों में से कोई किसी एक की भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी आगे पीछे हुई, हमारे यहाँ तो स्टोर पे कोई भी बैठ जाता है, ठीक है, तो जो लेने वाला है वो भी परेशान हो जाएगा कि यार इसने मुझे एल्प्राजोलम की जगह ओमिप्राजोल दे दिया, या ओमिप्राजोलम की जगह एल्प्राजोलम दे दिया। हमारे पास एक सीन हुआ था कि मेडिकल स्टोर पे बंदा आया, कहता है कि आपने ना मुझे नींद की टैबलेट दे दी है। तो उसने बोला नहीं सर, ये तो ओमिप्राजोल है। उसने बोला नहीं, ये नींद की टैबलेट है, देखो मेरी नींद की टैबलेट में भी ना ऐसा ऐसा ही लिखा हुआ है, तो ये बहुत मैच कर रहा है। तो वो ज़रा मैच करने की वजह से ना पेशेंट जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा एजुकेटेड ना हो तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इनके इफेक्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनका क्योंकि इनका सफिक्स मैच कर रहे हैं, तो ये जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं हमें। ड्रग की कैटेगरी दो होती हैं, एक तो प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स जो सिर्फ डॉक्टर लिख के देगा तो ये आपको मिलेंगी, दूसरा ही ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, जैसे कि हम पैराडोल और डिस्प्रिन ले लेते हैं, और बाम ले लेते हैं, विक्स बाम ले लेते हैं, पायोडीन वगैरह ले लेते हैं। तो ये उस तरीके की मेडिसिन है। हमारे पास 3 सोर्सेज होती हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन की। एक ऑफिशियल सोर्स होती है जो इंटरनेशनली हमारे पास आ रही थी, एक नॉन ऑफिशियल होती है जो हमारे पास फिजिशियन ड्रग रेफरेंसेस दे रहे होते हैं, जो हमारे पास आके सूटकेस लेके बैठ जाते हैं, ये कौन से मेडिकल रैप वाले, और हमें बता रहे होते हैं कि ये वाली मेडिसिन ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इसके ये इफेक्ट्स हैं। और तीसरे जो दूसरी सोर्सेज हैं जो ड्रग एडवर्टाइजमेंट के लिए होती हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं हम, तो ये हो गया, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल में मेडिकल रैप भी आती है, और अदर सोर्सेज में भी आती है। नॉन ऑफिशियल में ये इसलिए आती है क्योंकि समटाइम्स दे आर नॉट रजिस्टर्ड, ये बस अपना खुद का ब्रांड लाकर हमको दे रहे होते हैं कि इसको आप चलाएं और परसेंटेज ले लें, ठीक है। तो हम बस जो ऑफिशियल कंपेंडिया होती है वो हम बस होती है फार्माकोपी, जिसमें IP BP USP आते हैं, फॉर्मुलरली NFI। नॉन ऑफिशियल हमारे पास कंपेंडिया, हमारे पास फिजिशियन ड्रग्स रेफरेंसेस होते हैं जो हम यहाँ से पढ़ के जाते हैं, इस तरह हम पढ़ रहे थे। और अदर सोर्सेज हमारे पास ड्रग इंडाइसिस होती हैं, और ड्रग एडवर्टाइजमेंट और इंटरनेट और मेडिकल कैंप होता है। एसेंशियल ड्रग्स कौन सी होती हैं? एसेंशियल ड्रग्स के हमारे पास 348 मेडिसिन होती हैं, पहले कम थी। एक 1977 में एक जो है ड्रग लिस्ट पब्लिश हुई थी, जो हमारे पास मतलब एक लिस्ट वो होती है जिस पे लिखा होता है कि भाई ये हर मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए,
और ये बहुत जनरल मेडिसिन हैं और इसकी ज़रूरत हर इलाके में, हर फैमिली में सबको पड़ जाती है। तो उसकी जो है ना पहले लिस्ट कम थी, अब ज़्यादा हो गई, क्योंकि पहले जो हार्ट के पेशेंट, शुगर के पेशेंट ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब जो है वो हर आपको मेडिकल स्टोर पे खांसी की, बुखार की, ज़ुकाम की, चोट की, पेन किलर्स और इस तरीके से करके आपके पास 348 मेडिसिन जो है उन्होंने दी हैं कि ये हर मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए। पहले ये कम थी, जो अब जो है थोड़ी सी ज़्यादा इन्होंने कर दी है, जैसा कि बढ़ता जा रहा है हमारे पास बीमारी का रुझान। अब हमारे पास मेडिसिन को या फार्माकोलॉजी को हमने किस तरह डिवाइड किया उसको देख लेते हैं। साइकोलॉजी की मेडिसिन पढ़ें तो साइको फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ें तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, अगर वेटरनरी मेडिसिन पढ़ें तो वेटरनरी फार्माकोलॉजी, फार्मेसी पढ़ें तो फार्मास्यूटिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें तो बायो फार्मास्यूटिकल्स, पैथोलॉजी, टॉक्सोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और केमिस्ट्री हम मेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। जेनेटिक्स के अंदर फार्माकोजेनेटिक्स, जीनोमिक्स के अंदर फार्माकोजेनोमिक्स, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी के लिए फार्माको एपिडेमियोलॉजी, और हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर बस फार्माको इकोनॉमिक्स जो आ जाती हैं। तो मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप पढ़ें, साइकोलॉजी के लिए पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी की मेडिसिन पढ़ेंगे, फिर सारी एनिमल्स के लिए होगी, फिर सारी एनिमल्स के लिए होगी। तो ये वाली बात है, कोई इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है। सब डिविजन ऑफ फार्माकोलॉजी की थोड़ी सी पढ़ने की चीज़ें, ये जितनी भी लाइन है ना, हर एक में से एक BC क्यों बनता है बता दूँ। फार्मेसी क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कलेक्शन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी नहीं पूछा, फार्मेसी पूछा है कि वो क्या होती है। फार्मेसी में क्या होता है? ड्रग्स को कलेक्ट किया जाता है, उससे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, कंपाउंड को फिर डिस्पेंस किस तरह करना है, डिस्पेंस समझते हैं, डिस्पेंस किस तरह करना है, फिर उसको पेशेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से फिट होनी चाहिए। एक डोसेज बनती है, इसमें 2 ग्राम ये है, 3 ग्राम ये है, 4 ग्राम ये है। और आप अगर इस बात से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आप, जो लोग उम्रे पर जाते हैं या हज पर जाते हैं, जब वो आप जाएंगे सऊदी अरब, वहाँ की आप पैरासीटामोल उठा लें और पाकिस्तान की उठा लें, दोनों के फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा, उसके हिसाब से वहाँ पे पैरासीटामोल यहाँ वाली असर नहीं करती, और वहाँ वाली जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो अगर आप जाएंगे तो आप ये देख लीजिएगा, तो आपको दोनों के फॉर्मूला में डिफरेंस दिखेगा। तो फार्मेसी का काम क्या होता है कि वो टू मेक देम फिट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट, वो ये काम करती हैं। इम्यूनोफार्माकोलॉजी क्या होती है? डील्स विद इम्यूनोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स, कि भाई वो ड्रग जाकर आपके इम्यून सिस्टम पे जो है वो क्या इफेक्ट देगी। आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ मौजूद है वो कोई ऐसा तो काम नहीं कर देगी कि वो ड्रग के रिस्पॉन्स में जो है एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएँ और आपकी बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाए। तो ये एक इम्यूनो फार्माकोलॉजी होती है, पूरा एक शोबा है, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर एंटीबॉडीज़ किसी मेडिसिन के रिस्पॉन्स में बन जाती हैं तो वो आपके लिए कितना नुकसानदेह है, आपके लास्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ के आ चुके हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या करती है कि भाई मेडिसिन ज़्यादा महंगी ना हो, लिमिट में हो, इस काबिल हो कि जो वो पेशेंट उसको ख़रीद सके, वो इस चीज़ पे ध्यान देती है सारा, तो किस तरह उसको सस्ता किया जा सकता है। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो एब्सॉर्प्शन जो है वो एडमी पे काम करता है, यानी मेडिसिन जो है वो एब्जॉर्ब किस तरह से होगी, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगी बॉडी के अंदर, और मेटाबॉलिज्म पे और एक्सक्रीशन पे क्या इफेक्ट देगी, ये इस पे जो है वो काम करते हैं। सब डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स आते हैं, जो कि बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो हमारे पास ड्रग्स के हमारी बॉडी के मैकेनिज्म पे काम कर रहे होते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं कि भाई मेडिसिन ले लिए, अब बॉडी का जो मैकेनिज्म है उस पर ये जो है वो बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकल क्या इफेक्ट डालती है। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या करती है कि भाई किसी भी बीमारी से बचने के लिए जो है हम देते हैं, तो उसके असरात को जो है वो मॉनिटाइज करती है, मॉनिटर करती है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डील्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन एनिमल्स विद गिवन इन डिजीज़ कंडीशन। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या कहते हैं कि भाई एक ह्यूमन या एनिमल जो है किसी डिजीज़ कंडीशन में, अब हमने उसको मेडिसिन देकर जो है वो ये देखा है कि उसके ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। फार्माकोग्नोसी में क्या होता है? डील्स विद द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, के सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जो है वो कहाँ से आ रही हैं, कौन सी आ रही हैं, फिर उनको प्रिजर्व कैसे करना है। फार्माकोजेनेटिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइन वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स, के ड्रग्स की जो जेनेटिकली डिटरमाइन वेरिएशन के वो इस जीन्स पर ये इफेक्ट देगी और इस जीन्स पर ये उसके साथ काम करता है। फार्माकोमेट्रिक्स में क्या होता है कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग एक्टिविटी पे काम करता है, कि इसमें इतनी क्वांटिटी जाएगी और इतनी क्वांटिटी आई थी और इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। ओके, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एक्शन इन एनिमल्स अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। लैब के अंदर जब हम किसी एनिमल पे या किसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसको हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो है फार्माकोलॉजी है। फार्माको एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है कि ये इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों देखती है कि मेडिसिन के क्या इफेक्ट्स हैं पॉपुलेशन के ऊपर जब इसको लिया जाता है। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक एजेंट्स ऑफ डिजीज़ जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह के खिलाफ जो मेडिसिन बनाते हैं, जिनके जो उन
जो ये जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिज्म हैं इनके इफेक्ट जो है वो कम हो जाए, उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है कि ड्रग्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसको जब हम स्टडी करते हैं ताकि उसको कम से कम किया जाए। कि मेट्रिया मेडिका मैंने आपको बताया था ये होम्योपैथी में होती है, क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन देने के साथ साथ मेडिसिन बनाना भी सिखाया जाता है। तो इसलिए एक जो है बुक होती है जिसके अंदर फार्मेसी की सारी डेफिनेशन होती हैं, सारा उसके अंदर समझाया जाता है कि भाई मॉडर्न साइंस में जो है वो इसको किस तरीके से हम लेकर चल सकते हैं। अब जो है वो रिप्लेस हो गई है, लेकिन होम्योपैथी में अभी तक सेम है, और हम भी जो है वो हमने इसको रिप्लेस नहीं किया है। हमारे जो साउथ एशियन रीजन्स हैं हमने उसको उसी तरह रखा हुआ है और हम उसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पास एक जो तरीका पहले का आया हुआ है हम उसी तरीके से मेडिसिन बनाना जो है प्रेफर करते हैं। तो इंटरनेशनली बाहर के मुल्कों में ऐसा हो गया कि रिप्लेस हो गई, पर यहाँ पे सेम है। और ये तरीका भी इतना मॉडर्न है कि इसको चेंज करने की आई गेस इतनी ज़रूरत नहीं थी। बस ये है कि इसमें आप लार्ज क्वांटिटी में एक साथ मेडिसिन नहीं बना सकते मेट्रिया मेडिका के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक पेशेंट आया है तो उसका ही अब वो डोज बनाना सिखाते हैं। ठीक है, उसमें एक पेशेंट आया उसी का डोज बनाना सिखाते हैं। उसमें ये नहीं होता कि ग्रुप जो है वो एक साथ 2-3 हज़ार पेशेंट की जो है मेडिसिन बना ली। बस इसमें थोड़ा सा ये नुकसान है। स्कोप ऑफ फार्मेसी में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ये कि आपको जो है वो एक पूरा ही डिसिप्लिन है, इसमें आप डॉक्टर्स के साथ रह के काम करते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल सीखते हैं, थेरेप्यूटिक्स के साथ काम करते हैं। ये जो केमिकल हैं इनके असरात सीख कर, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सीख कर लोगों के साथ आसानी से काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि पहले हमारे पास जो है वो जो डॉक्टर्स थे जो वो खुद ही सारा काम करते थे, तो अभी हमारे पास अलग अलग हुए हैं ना। पहले MBBS में BDS DPT और फार्म और सब कुछ होता था, ये अब जाकर जो है वो उन्होंने अलग अलग किए हैं। तो पहले डॉक्टर्स जो है वो नहीं समझा पाते थे कि ये स्पेसिफिक मेडिसिन का क्या जो है वो थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा। तो ये जब से फील्ड अलग हुई है तब से हम जो है इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सके हैं, और हम अब जो है वो रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं मेडिसिन के। अब इसका जो फार्माकोलॉजी का जो स्कोप है वो बाहर तक चला गया है कि यहाँ से आप फार्मा पढ़ लें और इंटरनेशनली किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाके काम कर सकते हैं उनके साथ। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इसका ये फ़ायदा जो हमने अभी कोविड में देखा कि जिनको मेडिसिन की सारी नॉलेज थी, उनको ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स का पता था और इफ़ेक्ट्स का पता था, यानी फ़ायदे और नुकसान दोनों का, तो उन्होंने कोविड में हमारे लिए कितनी हेल्प की मेडिसिन को लॉन्च करके, नई नई फार्मूलाज ईजाद करके दे के प्रोड्यूस करके। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा था कि जिस तरह अभी हमने देखा कि जो वायरल कंडीशन में हम बीमार पड़े हुए थे, तो यही लोग थे जो सारा हमारे लिए मेहनत कर रहे थे और मेडिसिन जो वो सपोज कर रहे थे। दूसरा ये कि इनका जो एकेडमिक करियर है गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज़ में जो है इनकी बड़ी डिमांड है। इनकी क्या कहना चाहिए कि इंटरनेशनली जो मेडिसिन बनती हैं और जो पाकिस्तान में, इंडिया में जो मेडिसिन बनती है जेनरिक, तो वहाँ पे भी इनकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो इनको एस्पेक्ट रेशो पता होता है कि भाई इस चीज़ में ये परसेंटेज इतनी होगी, वो बाकी सबको नहीं पता होता, तो अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में फार्माकोलॉजी की जहाँ जहाँ आपको डॉक्टर नज़र आएंगे ना, वो फार्मेसी के बगैर या फार्माकोलॉजी के बगैर बेकार है। भले वो कोई भी फील्ड हो, भले वो प्लांट्स की, एनिमल्स की, मतलब वो भले वो हकीम हो, भले वो वेटरनरी डॉक्टर हो, या भले वो हमारे वाले डॉक्टर्स हों, तो हर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत होती है और पीछे ये सारा काम जो है फार्माकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसका इंटरनेशनली बहुत 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 स्कोप है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है फार्माकोलॉजी की बेसिस पढ़ी थी। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करते हैं कि देखें कि इसके अंदर जो है वो हमें मज़ीद क्या मिल सकता है, और क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है तो हमें इसकी कौन कौन सी मेडिसिन हम इसमें पढ़ते हैं हमने वो भी देखना है, उसकी असेसमेंट भी देखनी है, और जो है वो उसके रिजल्ट्स भी देखने हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। कोई भी क्वेरी सजेशन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रही हूँ FB और इंस्टा के, मुझसे जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।